वाला जो आपका खंड है, ठीक है, जो कि 55 मार्क्स का। अगर बात करें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है, ये खंड है हमारा महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में, और इसमें से 55 नंबर का आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल अगर 200 नंबर का देखें तो 55 नंबर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है, ठीक है, पोषण और स्वास्थ्य का पहला टॉपिक है पोषण। अगर हम देखें पोषण क्या है, ठीक है, तो पोषण वह क्रिया है जो सभी जीवों में पाई जाती है, ठीक है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी पोषण करते हैं, ठीक है। और पोषण क्यों करते हैं? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वो पोषण करते हैं। इसके फलस्वरूप पोषण में उनको ऊर्जा मिलती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वृद्धि होता है, विकास होता है, ठीक है, शरीर की वृद्धि होती है। तो अगर हम कहें कि पोषण वह क्रिया है जो शरीर के वृद्धि, विकास तथा विभिन्न क्रियाओं के संचालन हेतु आवश्यक है, जीव की वृद्धि में सहायक है। चलिए देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। अगर बात करें पोषण, तो जीवों में पोषण 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषमपोषी पोषण। अगर बात करें स्वपोषी पोषण, तो स्वपोषी मतलब ऐसे पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, अगर वो लिविंग है, कोई भी अगर लिविंग है, जीवित है, तो अगर वो अपना खाना खुद बना रहा है तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है। तो पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी और विषमपोषी, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन मोड है ये, ठीक है। पोषण की अगर देखें, पोषण को 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण वो होता है, ठीक है, जो मेनली किस में प्रेजेंट होता है? हरे पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्वपोषी पोषण जो है मुख्यतः हरे पौधों में पाया जाता है, ठीक है। हरे पौधे जो है उनमें एक क्रिया होती है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन जो है, खाना जो है वो खुद बनाते हैं, ठीक है, और उससे वो पोषण प्राप्त करते हैं। तो पोषण को हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड विभाजित कर सकते हैं। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण पोषण की वह क्रिया है जिसमें अगर हम बात करें तो जीव जो है अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, और उसी से पोषण ग्रहण करता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता। और स्वपोषी जीव जो है मुख्यतः कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यतः हरे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और खुद उसको फिर यूटिलाइज उपयोग में लाते हैं, ठीक है। अगर बात करें विषमपोषी पोषण, तो विषमपोषी पोषण जिसे हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है, और ऐसा पोषण जिन जीवों में पाया जाता है उनको हम हेटरोट्रॉप बोलते हैं। और स्वपोषी पोषण जिन जीवों में पाया जाता है उनको स्वपोषी जीव यानी कि ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो विषमपोषी पोषण जो है वो पौधों में भी हो सकता है, जंतु में भी हो सकता है, ठीक है। स्वपोषी कौन होंगे? जो अपना खाना खुद बनाएंगे। विषमपोषी कौन होंगे? जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जीव जो है जो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, ठीक, किसी और पर डिपेंड होते हैं, वो विषमपोषी जीव कहलाते हैं, और ये पोषण जो होता है उनका विषमपोषी पोषण कहलाता है। तो विषमपोषी पोषण जो है मुख्यतः अगर बात करें तो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पौधों और जंतु दोनों में ही हमको विषमपोषी पोषण देखने को मिल जाता है, लेकिन जो स्वपोषी पोषण होता है वो मुख्यतः पौधों में देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है। विषमपोषी पोषण पौधों में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। अगर बात करें ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, कीट भक्षी होते हैं, ठीक है, ऐसे पौधे जो कीट भक्षी होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रॉप्स यानी कि विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देख लें कीट भक्षी पौधे का। आप लोगों ने नाम सुना होगा घटपर्णी के बारे में। क्या सुना होगा? घटपर्णी। तो घटपर्णी जो है, ठीक है, वो विषमपोषी पोषण दर्शाता है, यानी कि कीट का भक्षण कर लेता है, कीट को खाता है, कीट उसके ऊपर बैठता है और वो एंजाइम सीक्रेट कर लेता है, ठीक है। तो कीट भक्षी पौधे भी किस में आते हैं? विषमपोषी पोषण दर्शाते हैं, जैसे कि घटपर्णी। ऐसे अगर कुछ पौधे परजीवी नेचर के होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, ठीक है, वो परजीवी पौधे कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अमरवेल। अमरवेल क्या है? किसी दूसरे पौधे पर चढ़ी रहती है, ठीक है, और उससे पोषण प्राप्त करती है, अपना खाना खुद नहीं बनाती। कस्कुटा बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे कुछ पौधे सहजीवी संबंध दर्शाते हैं और फिर पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो सहजीवी रिलेशनशिप दर्शाने वाला, ठीक है, एक संबंध है, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? लाइकेन। और लाइकेन क्या होता है? इसमें 2 चीजें रहती हैं, ठीक है, 2 जीव होते हैं। फंगस होता है लाइकेन में, और फंगस के साथ साथ इसमें शैवाल भी होती है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं और फिर
संबंध दर्शाते हैं और उसके बाद ये लोग भोजन वगैरह बनाते हैं। इसमें फंगस जो होता है वो क्या करता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। एंड जो शैवाल है, शैवाल क्या करती है, वो खाना बनाती है और फिर ये जो फंगस है इसको भी पोषण प्राप्त होता है। तो इस तरीके से सहजीवी प्रकार का संबंध बनता है और ये फंगस भी उससे अपना पोषण लेता रहता है। ठीक है, तो ये स्वपोषी में ना आके ये विषमपोषी में आते हैं पौधों में। हमको मेनली किस में देखना है, जंतुओं में देखना है। हम देखने हैं जंतुओं में किस तरीके का पोषण होता है। तो जंतुओं में मुख्यतः विषमपोषी पोषण ही देखने को मिलता है। ठीक है, जंतुओं में विषमपोषी पोषण देखने को मिलता है। ये 3 प्रकार का होता है, पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। ठीक है, पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी। यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे होंगे शैवाल तो अपना खाना खुद बना रहा है। हाँ ठीक है, बना रहा है, फंगस तो नहीं बना रहा ना। ठीक है, ये संबंध मैंने बताया है, सहजीवी संबंध जो बन रहा है उसके बारे में बताया। ठीक है, अब देखो पूर्णभोजी पोषण जंतु में पाया जाता है, परजीवी भी जंतु में पोषण पाया जाता है और मृतोजीवी प्रकार का पोषण भी जंतु में पाया जाता है। अब देखते हैं कैसे। देखो विषमपोषी पोषण हमने पहले क्या देखा, पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषी और विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी पोषण मेनली हमको किस में देखना है, जंतुओं में देखना है। ये आप भूल सकते हैं, इनको मत पढ़ो, कोई बात नहीं है, हमको जंतु में पढ़ना है। जंतु में विषमपोषी पोषण 3 प्रकार का होता है, पूर्णभोजी पोषण, परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, अगर हम बात करें पूर्णभोजी, तो पूर्णभोजी पोषण वो है जिसमें जीव अपने मुख से किसी को ग्रहण करता है। ठीक है, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करता है, उसको पचाता है, उसका अवशोषण करता है, उसका स्वांगीकरण करता है और बाद में अपचित भोजन का मल के रूप में त्याग कर देता है। तो ऐसा पोषण जो होता है वो पूर्णभोजी पोषण कहलाता है और ऐसे जीव पूर्णभोजी जीव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर बात करें पूर्णभोजी जो पोषण है वो किस किस में पाया जाता है, तो पूर्णभोजी पोषण कुछ जीव ऐसे भी हो सकते हैं जो शाकाहारी हो, कुछ मांसाहारी हो, कुछ सर्वाहारी हो, कुछ अपरदकारी हो, क्या अपरदकारी हो, और कुछ सफाई कर्मी। ऐसे जीवों में भी पूर्णभोजी पोषण पाया जाता है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल। जैसे कि अगर बात करें शाकाहारी में, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है गाय। क्या लिखा, गाय। तो गाय जो है, गाय अपने मुख से भोजन ग्रहण करती है, उसको पचाती है, उसके बाद ये देखिए स्टेप लिखे हैं हमने, पूर्णभोजी पोषण के चरण। तो पूर्णभोजी पोषण में जिसमें भी ये सब स्टेप हो रहे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, पूर्णभोजी पोषण कर रहे होंगे और ऐसे जीव पूर्णभोजी जीव कहलाएंगे, याद रखना। तो पूर्णभोजी पोषण के चरण कौन कौन से होते हैं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्त्याग। ठीक है, ये क्या है, पोषण के चरण है। मेनली पोषण के यही चरण होते हैं और हमको क्या पढ़ना है, पूर्णभोजी पोषण पढ़ना है, इसलिए हम ये 5 चरण को भी हमको इसमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये चरण जिसमें प्रेजेंट होंगे ऐसे जीव पूर्णभोजी जीव कहलाएंगे, वो पूर्णभोजी पोषण दर्शाएंगे। तो अगर हम बात करें कुछ शाकाहारी जंतु, ठीक है, शाकाहारी जंतु जो है वो पूर्णभोजी पोषण दर्शाते हैं। जैसे कि गाय, गाय अपने मुख से ग्रहण करती है, उसको पचाती है, बाद में अपचित भोजन को मल के रूप में त्याग भी करती है। ऐसे अगर बात करें मांसाहारी, तो मांसाहारी जीव में आता है शेर, हमने एक एग्जांपल ले लिया। तो सेब भी पूर्णभोजी पोषण दर्शाता है और उसमें ये सारे चरण होते हैं पाचन के अंतर्गत। अगला देखें सर्वाहारी, तो सर्वाहारी में आगे हमारा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य भी पूर्णभोजी पोषण दर्शाता है और उसमें भी ये 5 पोषण के चरण होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करें अपरदकारी। कुछ लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या लिख लिया है, सफाई कर्मी। ठीक है, तो देखो ये भी जीव होते हैं। अपरदकारी वे जीव होते हैं, आप लोगों ने केचुए के बारे में सुना होगा ना, केचुआ जो है वो अपरदकारी है। केचुआ क्या है, अपरदकारी है। केचुआ क्या करता है अभी बताएंगे, अपरदकारी क्या होता है, पहले आप देख लो कि कौन कौन से जीव किस में आते हैं, फिर आगे हम बताएंगे सफाई कर्मी, स्कैवेंजर और अपरदकारी। तो अपरदकारी केचुआ, केचुआ भी क्या, मिट्टी में जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म कण है उनको खाता है, उसको पचाता है, अवशोषित करता है, स्वांगीकरण करता है और फिर बहिर्त्याग कर देता है मिट्टी में। ठीक है, अपमन का त्याग कर देता है। तो ये मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, फिर सफाई कर्मी। तो सफाई कर्मी कौन होते हैं भाई, जो पृथ्वी से सफाई करने का काम करेंगे। अब भाई कौन होंगे सफाई कर्मी, तो हमारे पृथ्वी के भी सफाई कर्मी है, जैसे कि गिद्ध। गिद्ध मृत जो शरीर है उनको खाता है। ठीक है, मृत जीव के शरीर जो है उनको खाता है गिद्ध। इसके बाद अगर देखें गिद्ध के अतिरिक्त है हमारा गिद्ध। लकड़ बग्घा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लकड़ बग्घा, लकड़ बग्घा। ठीक है, गिद्ध, लकड़ बग्घा ये जो है वो हमारे क्या है, सफाई कर्मी है। क्या है हमारे, सफाई कर्मी। ठीक है, भेड़िया, गिद्ध, लकड़ बग्घा, भेड़िया ये जो है वो मृत शरीर को भी खा लेते हैं। ठीक है, जिंदा तो खा ही लेते हैं, मृत भी खाते हैं। ठीक है, तो गिद्ध, लकड़ बग्घा, भेड़िया, ठीक है,
ये जो है जिसको हाइना बोलते हैं ना, वही है ये। तो ये क्या बात करें तो गिद्ध, लकड़बग्घा और भेड़िया, ये जो है हमारे सफाई कर्मी होते हैं, ठीक है, मुख से खाते हैं और इनमें सारी क्रियाएं होती हैं। समझ में आ गया होगा। अब अगर देखें परजीवी, तो परजीवी क्या होते हैं? परजीवी पोषण जो जीव दर्शाते हैं वो परजीवी जीव कहलाते हैं, ठीक है। और ये विषमपोषी पोषण का ही एक प्रकार है, ठीक है। पूर्णभोजी भी विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं, परजीवी भी विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, और मृतोपजीवी भी विषमपोषी के अंतर्गत आते हैं। हमको मेनली जंतुओं में देखना है, प्लांट में नहीं देखना है। परजीवी की बात करें, जो परजीवी के अंतर्गत दो प्रकार के जीव आते हैं, एक होते हैं बाह्य परजीवी और एक होते हैं आंतरिक परजीवी। एक क्या होते हैं? बाह्य परजीवी, और एक क्या होते हैं? आंतरिक परजीवी। क्या होते हैं? आंतरिक परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो हमारे, जैसे मैं हूं तो मेरे ऊपर अगर कोई जीव जो है या XYZ किसी के ऊपर भी कोई डिपेंड है, बाहरी रूप से पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसे बाह्य परजीवी बोलेंगे। या किसी जीव के अंदर, ठीक है, जाकर वो पोषण प्राप्त कर रहा है, तो उसे उसका आंतरिक परजीवी बोलेंगे। जैसे कि जब आप छोटे होते हैं तो हमारे शरीर में जुए हो जाते हैं, जू हो जाते हैं, तो जू क्या है? हमारे शरीर का बाह्य परजीवी। क्या है? बाह्य परजीवी, यानी कि एक्सोपैरासाइट, ठीक है, एक्टोपैरासाइट बोल सकते हैं। और आंतरिक परजीवी एंडोपैरासाइट। इसमें अगर बात करें तो बच्चों के पेट में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, तो वो पेट के अंदर पोषण प्राप्त करते हैं। बच्चा जो खाता है पोषण वो प्राप्त करते हैं, ठीक है, बच्चा कमजोर रहता है। तो आंतरिक परजीवी के अंतर्गत अगर बात करें तो पेट में पाए जाने वाले कृमि, ठीक है, ये जो है वो आंतरिक परजीवी के उदाहरण, ठीक है। ऐसी खटमल वगैरह बाह्य परजीवी है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें, हमने पूर्णभोजी जीव पोषण देख लिया। पूर्णभोजी पोषण जिन जीवों में पाया जाएगा वो पूर्णभोजी जीव कहलाएंगे। और इसके आधार पर जीव कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें पूर्णभोजी पोषण पाया जाता है, जैसे शाकाहारी जीव, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपरदकारी और सफाई कर्मी। ये इनके एग्जाम्पल देख लिए। फिर हमने देखा परजीवी क्या होते हैं, ठीक है। तो परजीवी दूसरे पर डिपेंड है पोषण के लिए, जैसे कि बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ आंतरिक परजीवी होते हैं जिसमें ये सारी क्रियाएं नहीं पाई जाती, ठीक है। ये सारी जो क्रिया है वो नहीं पाई जाती, वो परजीवी कहलाते हैं। जिनमें ये क्रियाएं होती है वो पूर्णभोजी जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? जैसे कि जू, खटमल वगैरह बाह्य परजीवी है, और आंतरिक परजीवी क्या? पेट में पाई जाने वाले कृमि। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो ना तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर मन करे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर वेयर कर देना, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं मृतोपजीवी, ठीक है। ये थोड़ा मैं क्लीन कर रही हूँ इधर का। मृतोपजीवी की बात करें, ठीक है, तो मृतोपजीवी क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा, जू को भी क्लीन कर रही हूँ। अब हम देख रहे हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण जिन जीवों में पाया जाता है, ऐसे जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कि फंगस, ठीक है। फंगस जो है, फंगस क्या है? फफूंद। ये किसी भी जिस पर भी मृत जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पर लगाती है, लकड़ी वगैरह पड़ी है, चमड़ा पड़ा है या कुछ भी है, उस पर फफूंद लगती है। और फफूंद लगती है तो क्या होता है, वो उसको क्या करती है, उसमें से फफूंद जो है वो एंजाइम वगैरह निकालती है, उसको जिस पर भी लगी होती है उसको वो अपघटन कर देती है उसका, ठीक है, उसको सड़ा सा देती है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो उसमें एंजाइम सीक्रेट होते हैं, और वो उसमें से क्या होता है कि जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और अपनी संख्या में वृद्धि करती रहती है। मृतोपजीवी में फंगस वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो कुछ जो मृत जीवों से पोषण ले रहे हैं, जैसे कि नाली में पाए जाने वाले कुछ कीड़े वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो ये डेड जो मैटर होता है उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे हो गए जंतु में कितने प्रकार का पोषण होता है, मुख्यतः 3 प्रकार का, पूर्णभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी पोषण। पूर्णभोजी पोषण जिसमें पाया जाता है ऐसे जीव पूर्णभोजी जीव, मृतोपजीवी परजीवी पोषण जिनमें पाया जाता है ऐसे जीव परजीवी, मृतोपजीवी पोषण जिसमें पाया जाता है ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? पूर्णभोजी पोषण क्या होता है? पूर्णभोजी पोषण वो होता है जिसमें जीव अंतर ग्रहण करता है, भोजन को मुख से खाता है, उसको पचाता है, उसका अवशोषण होता है, उसका स्वांगीकरण होता है और बहिर्त्याग होता है। अभी देखेंगे क्या हो रहा है, बहुत सोच रहे होंगे ये क्या है। पाचन तो समझ में आ गया, अंतर्ग्रहण समझ में आ गया, बहिर्त्याग समझ में आ गया, अवशोषण एब्जॉर्ब करेगा, ये स्वांगीकरण के बताएंगे। भाई रुक जाओ। तो जिसमें ये सब होता है वो पूर्णभोजी जीव, और इनमें तो होते ही नहीं है, ठीक है। ये देखा था पूर्णभोजी कितने प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपृतकारी, सफाई कर्मी। अब यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे, ये चीज समझ में नहीं आई होगी, ये भी समझ में आ गई सफाई कर्मी। अब देखो अपृतकारी क्या होते हैं। देखो आप लोगों ने सुना होगा अपघटक, अपघटक यानी कि डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना, ठीक है, डिकम्पोज करना। तो अपघटक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं अपरदकारी। क्या होते हैं? अपरदकारी, ठीक है, अपरदकारी जिसे डेट्रीट्रियस बोलते हैं। और दूसरे होते हैं कुछ सूक्ष्म जीव। क्या होते हैं? कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब अगर बात करें
सूक्ष्म जीव में क्या आते हैं, कुछ फंगस आ सकती हैं, कुछ बैक्टीरिया आ सकते हैं, ठीक है, कुछ फंगस कुछ बैक्टीरिया, ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये क्या है, अपघटक ही है। अपघटक का दूसरा प्रकार क्या होता है, अपरदकारी, जिसके अंतर्गत आता है, अगर हम देखें एक एग्जांपल है केचुआ का, क्या है, केचुआ का। तो देखो अपघटक का मतलब होता है किसी भी चीज का अपघटन करना, तोड़ना, उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ना, सरल रूपों में तोड़ना, ठीक है, तो अपघटन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अपघटक जीव, अपरदकारी और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में आते हैं फंगस यानी कि फफूंद और बैक्टीरिया, ठीक है, वहीं अपरदकारी में आता है केचुआ। तो जो अपरदकारी होते हैं ना जितने भी, उनमें क्या होता है, उसमें ये वाला पोषण पाया जाता है, कौन सा, पूर्णभोजी पोषण। जबकि दूसरे प्रकार के जो अपघटक है, ये वाले सूक्ष्म जीव, उनमें ये जो पूर्णभोजी पोषण है ना, ये वाला जो पूर्णभोजी पोषण जिसमें ये चरण होते हैं, ये पोषण इन सूक्ष्म जीवों में नहीं पाया जाता। तो अगर मैं कोई पूछे कि सभी अपघटकों में पूर्णभोजी पोषण पाया जाता है क्या, तो नहीं पाया जाता। अपघटकों में किसमें पाया जाता है, ओनली अपरदकारी में, क्योंकि केचुआ मुंह से ग्रहण करता है, खाता है मिट्टी में सूक्ष्म जीव वगैरह के जो कण वगैरह टुकड़े वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो उनको खा लेता है और फिर उसको पचाता वचाता, ये सारी क्रियाएं होती हैं, बहिर्त्याग भी करता है मल के रूप में, ठीक है, निकालता भी है। तो लेकिन सूक्ष्म जीव जो है, जो फंगस बैक्टीरिया, ये पचाते नहीं, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं करते कि ये मुंह से ग्रहण कर रहे हैं फिर पचा रहे हैं फिर अवशोषण फिर स्वांगीकरण बहिर्त्याग, ये कुछ नहीं करते, ठीक है। तो याद रखना अपरदकारी जितने भी हैं, मतलब ऐसे अपघटक जो अपरदकारी हैं, उनमें क्या होता है, पूर्णभोजी पोषण होता है, यानी उनमें ये सब क्रियाएं होती हैं। इसलिए मैंने यहाँ अपरदकारी लिखा है, मैंने सूक्ष्म जीव नहीं लिखा। सूक्ष्म जीव इधर लिखे, मृतोपजीवी में लिख दिए थे फंगस वगैरह, ठीक है। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं पूर्णभोजी पोषण, जो कि हमको पढ़ना है। ये हमने देखा पोषण कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं पूर्णभोजी पोषण, यानी कि जो हम पोषण पढ़ते हैं वो पूर्णभोजी होता है, क्योंकि हम क्या है, मनुष्य, और हमें मनुष्य में ही पढ़ना है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं पढ़ना है। और अगर कोई पढ़ा है तो पढ़ना ही मत बाकी किसी में, क्योंकि मनुष्य का ही आएगा। चलो हम देख रहे हैं मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में कौन सा पोषण होता है, पूर्णभोजी पोषण, ठीक है। तो हम या तो ये लिख सकते हैं मनुष्य में पोषण के चरण या पूर्णभोजी पोषण के चरण, ठीक है। तो पूर्णभोजी या मनुष्य में पोषण के चरण कौन कौन से होते हैं। पहला चरण क्या है, पूर्णभोजी पोषण या मनुष्य में पोषण के चरण, मनुष्य में पोषण के चरण। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिर्त्याग। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को मुख से ग्रहण करना, भोजन को मुख से ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। इसके बाद हमने मुख से ग्रहण किया, मुख में क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं, जीभ होती है, लार होती है। अब क्या होता है, मुख से ग्रहण तो कर लिया, उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन। तो भोजन का पाचन जो है वह एक 10 मीटर 9, 10, 11, 10 मीटर करीब एक लंबी नाल होती है, जिसे कि हम बोलते हैं 10 मीटर की एक लंबी आहार नाल होती है, जिसको बोलते हैं हम आहार नाल। तो पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, 10-11 मीटर लंबी एक नाल होती है जिसको आहार नाल कहते हैं। तो उसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है। और ये आहार नाल जो है वो कहाँ से शुरू होती है, मुख से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है। अगर बात करें मुख में, मुख गुहा होती है। मुख में क्या होती है, मुख गुहा। तो मुख गुहा से शुरू होकर यह, अगर बात करें मलाशय में, मल द्वार पर समाप्त हो जाती है। कितने मीटर, लगभग 10 मीटर बता रही हूँ लगभग, ठीक है। लंबी एक नली होती है, पाचन की क्रिया वहां संपन्न होती है। कई भाग होते हैं, मुख होता है, मुख गुहा होती है, मुख गुहा में दांत होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। तो चलो हम देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा इनको देखते हैं, फिर इसके बाद हम देख लेते हैं कि पाचन की क्रिया, हमारा अलग चैप्टर आएगा, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे पाचन, तो वहां देखेंगे। अभी हम ये देखते हैं और फिर पढ़ते हैं पोषक तत्व कौन से हैं। तो पाचन की क्रिया 10 मीटर लंबी नली में संपन्न होती है, जिसे आहार नाल कहते हैं, जो मुख से मुख गुहा से मुख गुहा से लेके मलाशय में मलद्वार पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। बस पाचन बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद अगला पद होता है जिसको बोलते हैं अवशोषण, जो कि मनुष्य में पोषण का ही चरण है, या बोल सकते हैं पूर्णभोजी पोषण का चरण है। अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है, छोटी आंत में भी होता है और बड़ी आंत में भी होता है। तो याद रखना, बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, और छोटी आंत होता है, उसमें होता है जो पचित भोजन है ना, पचित भोजन, ठीक है, तो उसका अवशोषण होता है। और पचित भोजन के अवशोषण में सहायता कौन करते हैं, हमारी जो छोटी आंत है। छोटी आंत में इस तरीके से उंगलीनुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं, विलाय या अंकुर।
तो ये संरचनाएं अवशोषण में सहायक करती हैं, इनको पढ़ना है हमको पाचन में। फिर होता है स्वांगीकरण, जो पचित रस है, भोजन है, ये रक्त से होते हुए शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है और शरीर की कोशिका इसका उपयोग कर लेती है, यानी कि शरीर की सेल यानी कि कोशिका द्वारा इनका उपयोग कर लिया जाता है, तो इसे बोलते हैं स्वांगीकरण। और बाद में अपचित भोजन जो होता है उसको त्याग दिया जाता है। अपचित जो भोजन है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी मल त्याग, तो वो होता है बहिर्त्याग। तो ये पाचन के चरण है मनुष्य में, या यूं कह सकते हैं कि जो पूर्ण भोजी पोषण है, पूर्ण भोजी पोषण के चरण ये हो गए। ठीक है, हमने चरण देख लिए, 5 स्टेपों में पोषण जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पोषण में हम ग्रहण क्या करते हैं ताकि हमको पोषण मिले। तो हम पोषण की क्रिया में कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन ऐसा होना चाहिए जो पोषक तत्वों से परिपूर्ण हो। ठीक है, तो पोषण की जो क्रिया है उसके दौरान हमको पोषण प्राप्त हो, हम क्या ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन जो है वो पोषण युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पोषण युक्त होना चाहिए, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व हैं, या यूं कह सकते हैं पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व है उनसे, पोषक तत्वों से, ठीक है, भरपूर या पोषक तत्व युक्त होना चाहिए। पोषक तत्वों से भरपूर या पोषक तत्व युक्त भोजन होना चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं पोषण की क्रिया में वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब देखते हैं पोषक तत्व, यानी कि पोषण की क्रिया में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पोषक तत्व युक्त होना चाहिए। ठीक है, तभी हमको सही पोषण प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व, तो पोषक तत्व क्या है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमारे शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अगर हो रही है, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, तो ऐसा भोजन जो है वो पोषक तत्व भोजन कहलाता है। तो पोषक तत्व जो है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो पोषक तत्वों को विभिन्न भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला वर्गीकरण जो है वो है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर अगर हम बात करें, मात्रा के आधार पर हम पोषक तत्वों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो मात्रा के आधार पर यानी कितनी मात्रा में हमको आवश्यकता है, तो मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, और दूसरे होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। भाई जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, क्लास डेली लगेगी क्योंकि एग्जाम आ गया है। आप कब है, फरवरी में, लास्ट वीक से स्टार्ट होंगे 28 से। ठीक है, और आपके मार्च तक चलेंगे एग्जाम। तो मात्रा के आधार पर अगर बात करें तो पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व वो होते हैं जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, मैक्रो। और ये जो है सूक्ष्म मात्रिक, इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। ठीक है, तो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म मात्रिक जिसको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है हम भोजन में। देखो आपकी भोजन में जो थाली आप खाना खाओगे शाम को या आपने सुबह खाया होगा, सबसे ज्यादा आपने क्या लिया होगा, कार्बोहाइड्रेट ही लिया होगा। वो अलग बात है कि आप अगर कोई डाइटिंग वाइटिंग पे हो, डाइटिंग प्लान चल रहा हो आपका, तो अलग बात है, आप कुछ कार्बोहाइड्रेट नहीं अवॉइड कर रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो। ठीक है, लेकिन हमारी भोजन में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसके बाद बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, दीर्घ मात्रिक तत्व है। इसके अलावा अगला तत्व देखें दीर्घ मात्रिक में, तो वो है हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब वो क्या है, प्रोटीन। दाल वगैरह जो हम खाते हैं प्रोटीन ही तो होता है, चने वगैरह इनमें सब में प्रोटीन होता है, सोयाबीन। ठीक है, तो अगला पोषक तत्व प्रोटीन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व क्या है, बसा। क्या है, बसा। तो मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं, दीर्घ मात्रिक और सूक्ष्म मात्रिक। दीर्घ मात्रिक में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और बसा। इसके अतिरिक्त हम भोजन में जल भी लेते हैं। क्या लेते हैं हम भोजन में, जल भी लेते हैं, जल भी लेते हैं भोजन में। ठीक है, अधिक मात्रा में ही लेते हैं। चलो सूक्ष्म मात्रिक में बात करते हैं, तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व जो है वो कौन कौन से हैं, सूक्ष्म। हालांकि जल से हमको वैसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है, स्पेशल, हाँ कुछ मिनरल्स वगैरह जल में ऐड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऊर्जा वगैरह नहीं मिलती याद रखना।
अगर बात करें सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व तो इसके अंतर्गत आते हैं खनिज, मिनरल्स और विटामिन। क्या आते हैं? विटामिन, क्योंकि ये हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। नमक एक कटोरी थोड़ा ना भर के खाते हो, थोड़ी सी डालते हो सब्जी में। 1 किलो नमक का पैकेट कितना चलता है? 1 महीने चले जाता होगा आराम से। अगर बात करें पोषक तत्वों को, हमने पहला डिवीजन किसके आधार पर देखा? मात्रा के आधार पर। दूसरे प्रकार का वर्गीकरण हम देख रहे हैं पोषक तत्वों का, वो है हमारा ऊर्जा के आधार पर। किस आधार पर? ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा आधार पर। तो ऊर्जा के आधार पर मतलब ऐसे कितने तत्व है, पोषक तत्व जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, कौन से नहीं करते, उस आधार पर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊर्जा देने के आधार पर इनको हम 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले होते हैं जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं, क्या प्रदान कराते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दूसरे होते हैं जिनसे हमको ऊर्जा प्रदान नहीं होती है। तो ऐसे पोषक तत्व कौन से हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है? तो वे हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इसके बाद है वसा और प्रोटीन। तो ये तीनों पोषक तत्वों से हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो ऐसे पोषक तत्व जिनसे हमारी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, वे हैं खनिज और विटामिन, ठीक है। साथ ही जल से भी हमको कोई ऊर्जा नहीं मिलती, याद रखना, ठीक। अगला विभाजन देखें पोषक तत्वों को, हम एक अन्य प्रकार से भी क्लासिफाई कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति के आधार पर, कार्बनिक पदार्थ के आधार पर, ठीक है। यानी कि कौन से पोषक तत्व हैं जो ऑर्गेनिक है और कौन से पोषक तत्व हैं इनऑर्गेनिक है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, या यूं कह सकते हैं कि कौन से पोषक तत्व कार्बनिक हैं और कौन से अकार्बनिक हैं। यानी कि कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व, ठीक है। तो कार्बनिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो, ऐसे तत्व कार्बनिक कहलाते हैं। और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है, भले कुछ और बना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकार्बनिक कहलाते हैं। जैसे कि बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, फिर प्रोटीन और विटामिन, ये चारों हमारे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कार्बनिक पोषक तत्व हैं। वहीं अगर अकार्बनिक में बात करें तो अकार्बनिक में आते हैं हमारे खनिज और जल, H2O जल। ये खनिज और जो जल है वो अकार्बनिक है, ठीक है। किस प्रकार का है? अकार्बनिक। तो हमने पोषक तत्वों को 3 प्रकार से क्लासिफाई कर लिया, मात्रा के आधार पर, कितनी मात्रा में हमारे शरीर में आवश्यकता होती है उनको, ठीक है, लेते हैं उस आधार पर, ठीक है। ऊर्जा के आधार पर, कार्बनिक पदार्थ के आधार पर। अगर बात करें मात्रा के आधार पर, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म मात्रिक और दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल। जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, हम भोजन से कम मात्रा में ग्रहण करते हैं, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे खनिज और विटामिन। वही ऊर्जा देने के आधार पर अगर बात करें तो 2 प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं, ऊर्जा जो प्रदान करते हैं और जिनसे हमारी ऊर्जा हमको प्राप्त नहीं होती है, जो ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं वो। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वसा है और प्रोटीन है। वही जिनसे हमारी ऊर्जा आवश्यकता की किसी प्रकार की कोई पूर्ति नहीं होती, उनके अंतर्गत खनिज, विटामिन और जल आते हैं, ठीक है। हालांकि पानी पीने के बाद गर्मियों में हमको सुकून आता है, ऐसा लगता है एनर्जी आ गई, लेकिन रियल में जल से कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। अगला बात करें, अगला वर्गीकरण कार्बनिक पदार्थ के आधार पर हमारे पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, कार्बनिक पोषक तत्व, अकार्बनिक पोषक तत्व। कार्बनिक पोषक तत्व वो होंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध प्रेजेंट होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। वही अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत खनिज और जल आते हैं। तो ये हमने देख लिया पोषक तत्वों का विभाजन। अब हम देख लेते हैं सबसे पहला पोषक तत्व हमारा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के नाम से जानते हैं। बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो इंडियन जो थाली है लोगों की, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही बहुत ज्यादा मात्रा में हमको देखने को मिलता है। किसी और की क्या बात करें, हमारी थाली में ही सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और जो आप देख रहे हैं आपकी थाली में भी कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा रहेगा शाम के रात के खाने में। चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट्स तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? ये एक प्रकार के
दीर्घ पोषक तत्व है। कैसे हैं? दीर्घ पोषक तत्व है। जिनको नोट्स बनाने हो नोट्स भी बना सकता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को नोट्स नहीं बनाया, डेली क्लास लूंगी। अभी मैंने 1-2 दिन मतलब 1-2 महीने भी स्टार्ट करा था, लेकिन रेगुलर इसलिए नहीं लिया था क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया था। लेकिन अब एग्जाम होना है तो आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। डेली आपकी एक लेक्चर आपको मिल जाया करेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, डेली क्लासेस मिलेंगी आपको। चलिए, कार्बोहाइड्रेट ये कैसा है? दीर्घ पोषक तत्व है, ठीक है। अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक प्रकार का है। किस प्रकार का है? कार्बनिक पोषक तत्व है। कैसा है? कार्बनिक पोषक तत्व है। इससे हमको क्या मिलती है? हमारी ऊर्जा आवश्यकता। क्या मिलती है हमको? ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट जो है इनसे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये किससे मिलकर, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें कार्बन भी प्रेजेंट होगा, इसका स्ट्रक्चर देखें हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। रेशियो अलग अलग होता है, प्रेजेंट होती है, ठीक। अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सैकराइड यूनिट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सैकराइड इकाइयों से बने होते हैं, सैकराइड इकाई से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होंगे। देखो, मोनोसैकेराइड मतलब एक सैकेराइड इकाई। उसके बाद दूसरे प्रकार का जो कार्बोहाइड्रेट है जिसे हम बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या बोलते हैं? ओलिगोसैकेराइड। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। कंजूसी मत करना ताकि मुझे भी पता पड़े, नहीं तो फिर मैं, ठीक है, मेहनत क्यों करूं अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो। चलो, मोनोसैकेराइड क्या है? ये एक सैकेराइड यूनिट से, मोनो मतलब एक सैकेराइड इकाई से मिलकर बना होगा। ओलिगोसैकेराइड ये कितने सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं? एक सैकेराइड इकाई से मिलकर बना होगा। ओलिगोसैकेराइड जो है ये 2 से लेके और 9 सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होंगे। वहीं अगर बात करें पॉलीसैकेराइड, क्या बात करें? पॉलीसैकेराइड ये जो है वो 10 या 10 से अधिक सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होंगे। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है? सैकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड, मोनो मतलब एक, तो ये कितनी सैकेराइड इकाई से मिलकर बना है? एक सैकेराइड इकाई से। ओलिगोसैकेराइड जो है वो 2 से लेके 9 सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जैसे डाई, ट्राईसैकेराइड, ठीक है, टेट्रा वगैरह ऐसे। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो 10 या 10 से अधिक सैकेराइड इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो यस तो लिख ही देना। चलो, अगर बात करें मोनोसैकेराइड, तो मोनोसैकेराइड जो है ये, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं? सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। कैसे हैं? सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इनके एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे कि टेट्रोज शुगर। क्या? टेट्रोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ठीक है, हेक्सोज शुगर, ट्रायोज शुगर, एक ट्रायोज भी लिख लो यहाँ पर, ट्रायोज शुगर। तो ये क्या है? मोनोसैकेराइड की एग्जांपल है। ट्रायोज, टेट्रोज, ठीक है, टेट्रोज जा कर लो यहाँ पर, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्रायोज मतलब 3 कार्बन युक्त अगर, ठीक है, शर्करा है तो वो कैसी शर्करा कहलाती है? मोनोसैकेराइड में ही आती है, लेकिन उसमें 3 कार्बन है, ठीक है। याद रखना, वो सैकेराइड अलग है, कार्बन अलग है। तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट आते हैं? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। जैसे कि एग्जांपल आपको बता दूं हेक्सोज शुगर का, अगर बात करें तो ग्लूकोज, क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोज, ये क्या है? हमारी हेक्सोज शुगर है। आपको याद रखना है कि ग्लूकोज जो है इसे हम रक्त शर्करा के नाम से भी जानते हैं, वहीं फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से जानते हैं। गैलेक्टोज को हम लोग अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो गैलेक्टोज है ये भी हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे हम ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रेन शुगर, ठीक है। दिमाग के लिए काफी आवश्यक होती है, विकास के लिए गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही हेक्सोज शर्करा है। पेंटोज के अंतर्गत आप राइबोज शर्करा जो है, ठीक है,
राइबोस डीएनए वगैरह में प्रेजेंट होती है, डीएनए आरएनए में, ठीक है, डीऑक्सी डीएनए में होती है, आरएनए में राइबोस शर्करा, ये भी क्या है पेंटोस शुगर है। ऐसे ही ट्रायोज, टेट्रोज वगैरह, ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इरिथ्रोज, ग्लिसरल्डिहाइड। अगर बात करें ट्रायोज, तो ट्रायोज में क्या आता है ग्लिसरल्डिहाइड, क्या आता है ग्लिसरल्डिहाइड, ये क्या है ट्रायोज है। टेट्रोज, टेट्रोज मतलब 4 कार्बन युक्त, इसमें हमारा आता है रेफिनोज, सॉरी इरिथ्रोज, किस कौन सी शर्करा इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, ठीक है। पेंटोज में कौन सा आएगा राइबोज, पेंटोज में राइबोज वगैरह जो शर्करा रहती हैं, ये क्या है हमारी मोनोसेकेराइड, क्या है मोनोसेकेराइड। इसके बाद हम बात करें ओलिगोसेकेराइड, तो ओलिगोसेकेराइड जो है वो सेकेराइड की 2 से 9 इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, याद रखना। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत अगर बात करें तो ये इससे जटिल है, मोनोसेकेराइड सबसे सरलतम, ये उससे जटिल और ये सबसे जटिल, ठीक है। ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आपको याद रखना है सुक्रोज, सुक्रोज कैसी शुगर है ओलिगोसेकेराइड है। वही बात करें लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज, सुक्रोज को हम लोग क्या बोलते हैं टेबल शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेबल शुगर बोलते हैं। वही अगली ओलिगोसेकेराइड शर्करा है लैक्टोज, इसे मिल्क शुगर बोलते हैं। माल्टोज, इसे माल्ट शुगर बोलते हैं, माल्टोज माल्ट शुगर बोलते हैं। वही अगली जो शुगर है जिसे कि हम लोग बोलते हैं रेफिनोज, क्या बोलते हैं रेफिनोज, ठीक है। ये सारी जो है हमारी क्या है ओलिगोसेकेराइड है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें पॉलीसेकेराइड, तो पॉलीसेकेराइड जो है ये जटिलतम शर्कराएं हैं या जटिलतम कार्बोहाइड्रेट शर्कराएं नहीं सॉरी जटिलतम कैसे है कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। ये नॉर्मल पानी में क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं, नॉर्मल पानी में क्या होते हैं अघुलनशील होते हैं, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल अगर बात करें, पॉलीसेकेराइड का विभिन्न काम होता है, ठीक है। पौधों में अगर बात करें तो ये क्या काम करते हैं सेल वॉल कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कि सेल्यूलोज, सेल्यूलोज क्या है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करता है। इसी तरीके से काइटिन, ठीक है, काइटिन भी क्या है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो मुख्यतः अगर बात करें तो ऑर्थोपोडा संघ के जो एनिमल है उनका आवरण बनाता है, ठीक है। तो काइटिन है, अगर बात करें सेल्यूलोज है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने सुना होगा स्टार्च वगैरह के बारे में, ठीक है, ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन, तो ये सब क्या है हमारे पॉलीसेकेराइड है, क्या है पॉलीसेकेराइड है। ये सबसे जटिलतम कार्बोहाइड्रेट है, मनुष्य जो आपको देख रहा होगा सेलुलोज वगैरह को हम पचा नहीं पाते, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है जैसे सेलुलोज वगैरह को हम नहीं पचा पाते, लेकिन पौधे इनको पचा लेते हैं क्योंकि हमारी आहार नाली इस तरीके से विकसित नहीं है कि हम इसको पचा पाए, ठीक है, लेकिन जानवर इनको पचा लेते हैं, ठीक है। पौधे हो सकता है मैंने गलती से बोल दिया हो, ठीक है। तो पौधों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी हुई होती है और सेलुलोज को मनुष्य नहीं पचा पाता, ठीक है, जानवर पचा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लाइकोजन वगैरह मनुष्यों में मतलब जीवों में संचित रहता है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया हमारे क्या पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड, तो कार्बोहाइड्रेट ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अपना अगला जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है उसमें अगला पोषक तत्व जो हमारा है उसको हम देख लेते हैं। हमारा अगला पोषक तत्व क्या है बसा, क्या है बसा। तो जो बसा है अगर बात करें ये भी कैसा है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, कैसा है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है। ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर इसमें प्रेजेंट होता है। अगर बात करें बसा को हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ये एक अणु ग्लिसरॉल का एक अणु और 3 अणु फैटी अम्ल से मिलकर बना होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इसी कारण बसा को हम लोग क्या बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो बसा क्या है दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है। इन्हें ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। इससे हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, बसा से हमको क्या प्राप्त होती है ऊर्जा प्राप्त होती है। ये स्टेरॉइड के रूप में भी काम करता है, बसा जो है वो स्टेरॉइड के रूप में भी काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में आवरण बना लेता है जिससे कि हमको ठंड कम लगती है, शरीर को आकर्षक अगर स्वरूप प्रदान करता है बसा, इसका काम होता है। अगर बात करें बसा कितने प्रकार के होते हैं तो बसा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। वसा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा और दूसरा होता है असंतृप्त वसा। अब बात करें संतृप्त वसा जिसे कि सैचुरेटेड फूड और असंतृप्त वसा जिसे कि अनसैचुरेटेड फूड के नाम से जानते हैं। संतृप्त वसा के सोर्स जो है वो हमारा एनिमल फैट, जंतु वसा। इसके अतिरिक्त हमको जो संतृप्त वसा है जंतुओं से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो पाम ट्री, ठीक है, उससे जो ऑयल मिलता है पाम ऑयल, उससे मिलता है संतृप्त वसा हमको प्राप्त होता है पाम ऑयल, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो वनस्पति घी डालडा वगैरह, तो इससे भी हमको संतृप्त ऑयल प्राप्त होता है। वहीं असंतृप्त ऑयल के स्रोतों में अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो नट होते हैं जैसे कि ग्राउंड नट वगैरह, मूंगफली और भी जितने भी हैं आप खाते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह, तो उसमें अनसैचुरेटेड फैट हमको मिलता है, ठीक है, ज्यादातर जो आप खाते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें तो जिसमें लिखी रहती है नट की जगह मूंगफली का तेल, ठीक है, मूंगफली के बाद जैतून का तेल, इसके बाद जितने भी हमारे वनस्पति तेल होते हैं जैसे चाहे वो सरसों का हो, चाहे वो सूरजमुखी का हो, चाहे सोयाबीन का हो, किसी का भी हो, वो जो होता है वनस्पति के ज्यादातर तेल जो है वो क्या होते हैं, असंतृप्त तेल होते हैं, ठीक है। मछली का तेल ये भी अनसैचुरेटेड जो है फैट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर बात करें संतृप्त वसा का अगर हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है जिसे बोलते हैं एलडीएल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, इसे बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं और इसके अधिकता होने पर शरीर को विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, हृदयाघात संबंधित, ठीक है, विभिन्न परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। वहीं असंतृप्त वसा का सेवन करने पर उनका कोलेस्ट्रॉल, असंतृप्त वसा का अगर कोई सेवन करता है तो उससे भी उसका व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसे बोलते हैं एचडीएल और ऐसा कोलेस्ट्रॉल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अगर आपका ये वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाइए। और अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, हेल्दी हैं आप, स्वस्थ हैं। तो कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है जो असंतृप्त वसा के सेवन करने से ज्यादातर बढ़ता है और इसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। वहीं एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है जो असंतृप्त वसा के सेवन से बढ़ता है और इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया वसा जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। आपको बता दूं कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो संतृप्त वसा है वो जमना शुरू कर देते हैं, वहीं 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर असंतृप्त वसा नहीं जमते। तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वसा की अधिक मात्रा होने पर विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं जैसे हृदयाघात संबंधी बीमारी, हमें ब्लॉकेज हो जाते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, ठीक है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। तो ये सब क्या है, अगर बात करें तो वसा की अधिकता होने से हमारे शरीर पर होने वाले दुष्प्रभाव है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो अगला पोषक तत्व हमारा है जिसे कि हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दीर्घ मात्रिक अगला पोषक तत्व क्या है, प्रोटीन। आज दीर्घ मात्रिक कंप्लीट कर लेते हैं, कल सूक्ष्म मात्रिक कंप्लीट कर लेंगे। तो दीर्घ मात्रिक में अगला पोषक तत्व क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन हम देख चुके थे कि जो प्रोटीन है वो कैसा है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है। हमको प्रोटीन से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन एक प्रकार का कार्बनिक तत्व भी है, हमने देखा था शुरू में जब चार्ट बनाया था। इसके बाद हमने देखा था कि जो प्रोटीन है वो हमको ऊर्जा आवश्यकता तो उससे पूर्ति होती है, साथ ही साथ हमारे शरीर की मरम्मत या बॉडी में जो रिपेयरिंग टूट फूट है उसकी मरम्मत के लिए भी हम प्रोटीन लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रोटीन मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, ठीक है। पहले देखते हैं प्रोटीन कैसा है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, कैसा है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है, ठीक है। प्रोटीन, पानी पी लेती हूँ, मैं थक गई हूँ, पानी पी लेती हूँ। प्रोटीन कैसा है, दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है,